तो दोस्तों एक बार फिर से हम हाजिर हैं बांकेलाल की अगली सीरीज लेकर। इसका नाम है बांकेलाल मुकद्दर का धनी। तो आइए मजे लेते हैं बांकेलाल के गुदगुदे कारनामों का। विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह के महल में बांकेलाल के दिन बड़े मजे से गुजर रहे थे। महल में उसे खाने पीने में कोई कमी नहीं थी। एक दिन बांकेलाल दरबार में बैठा हुआ था कि तभी एक फरियादी आता है। तो आइए महाराज, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। अरे यह तो नगर सेठ सुदर्शन पाल है, लेकिन यह इस तरह फटे हाल क्यों है? दरबारी सोच रहे हैं सब। फरियादी, तुम्हें जो भी कहना है साफ साफ को। महाराज विक्रम सिंह कहते हैं, महाराज मेरी वर्षों की गाड़ी कमाई को चोर चुरा कर ले गए, मैं बर्बाद हो गया। सेठ सुदर्शन लाल के घर चोरी हो जाता है, उसका सब कुछ लुट जाता है। क्या हमारे राज्य में चोरी? महामंत्री धर्म सिंह, आप स्वयं जल्दी से जल्दी इस चोरी का और चोर का पता लगाएं। सेठ जी का चोरी किया गया धन उन्हें हर हाल में वापस मिलना चाहिए। जी महाराज। महाराज आज्ञा देते हैं महामंत्री धर्म सिंह को सेठ जी का सारा माल वापस किया जाए और चोर को भी पकड़ा जाए। लेकिन महामंत्री धर्म सिंह इससे पहले कि उस चोरी का पता लगा पाते, दूसरे दिन ही दरबार में नगर का एक और मशहूर सेठ चक्रधर फटेहाल पहुंचा। और क्या तुम्हारे यहाँ भी सेंध लग गया? अच्छा, तो एक सेठ के बाद ये दूसरे सेठ के इधर भी चोरी हो गई। जी महाराज, मैं तो इस चोरी के कारण दाने दाने को मोहताज हो गया हूँ। मेरा कारोबार लेन देन का था, इसलिए मैं बाजार का इतना कर्जदार हो गया हूँ कि अब मेरे सामने आत्महत्या कर लेने के सिवा कोई और रास्ता ही नहीं रह गया। रो रहा है। सेठ का लेन देन का कारोबार था और इसने बाजार से पैसे उठाए होंगे और सब कुछ लूट गया इसका। निराश ना हो सेठ चक्रधर, हम शीघ्र ही न केवल चोरों का पता लगवा लेंगे, बल्कि जल्दी ही आपको आपका चोरी गया धन भी वापस दिलवा देंगे। और हाँ, तब तक आपके सारे खर्चे राज्य की ओर से पूरे किए जाएंगे। इस तरह चक्रधर को आश्वासन देकर विदा किया गया। लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी नगर में कोई चोरी की वारदात का कोई सुराग नहीं लगा सका। उफ, अब मैं किस तरह महाराज को अपनी असफलता की कहानी सुनाऊं? महामंत्री चिंतित हो रहे हैं, क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि चोर कौन है और कैसे चोरी कर रहा है, जबकि चोर पूरी तरह सक्रिय थे। संपत, जल्दी जल्दी सेठ की सारी संपत्ति बटोरो और निकलो यहाँ से। हाँ चंपत राव, हमारे यहाँ से जल्दी ही चंपत हो लेने में ही हमारी भलाई, क्योंकि इस समय राज की सेना सिर्फ हमारी तलाश में है। चोर मजे कर रहे हैं दोनों, चंपत और संपत माल लूटने में लगे हुए हैं। इसी कारण स्वयं राजा, मंत्रीगण व राज्य के सारे सैनिक अधिकारी हैरान और परेशान थे। महामंत्री जी, यह सब क्या हो रहा है? आप नगर में हो रही चोरियों को रोकने और चोरों को गिरफ्तार करने का कोई उपाय क्यों नहीं करते? महाराज मुझे खेद है, मैं लाख यत्न करने के बाद भी नगर के मामूली चोरों को नहीं पकड़ सका। इसी कारण मैं हैरान व परेशान हूँ। लेकिन मैं और शायद आप भी इस हैरानी और परेशानी के कारण बांकेलाल जी जैसे विलक्षण बुद्धि वाले व्यक्ति को भूल गए। अभी तक बांकेलाल को किसी ने याद ही नहीं किया था। वार्तालाप में अपना नाम आते ही बांकेलाल मन ही मन चौंक गया। क्या मतलब, तुम क्या कहना चाहते हो महामंत्री धर्म सिंह? महाराज, नगर में हो रही चोरियों और चालाक चोरों के विषय में यदि कोई सुराग लगा सकता है तो वह है बांकेलाल जी। महामंत्री धर्म सिंह सुझाव देते हैं महाराज को। उफ, यह महामंत्री का बच्चा पता नहीं अब मेरे खिलाफ कौन सा षड्यंत्र रचने जा रहा। और बांकेलाल चिंतित होने लग गया, क्योंकि उसे तो खाली पीली खाने की आदत थी, अब काम करना पड़ेगा। ओह वाकई, हमें तो बांकेलाल जी जैसे दूरदर्शी बुद्धिमान व बहादुर हस्ती के अपने पास होते हुए भी व्यर्थ ही चिंतित हो रहे थे। तो बांकेलाल जी, हम नगर में हो रही चोरियों और चोरों का पता लगाने की पूरी जिम्मेदारी आप पे डालते हैं। जी हाँ महाराज, क्यों नहीं क्यों नहीं। अब बांकेलाल अंदर अंदर परेशान हो रहा है, लेकिन बोल नहीं सकता कुछ। कम वक्त कैसे सुख और चैन के दिन कट रहे थे, पर बुरा हो इस बूढ़े महामंत्री का। लगता है इसे मेरा सुख चैन अच्छा नहीं लगता, देख लूंगा कभी इस बुढ़े को भी। जबकि बांकेलाल के मन में उठ रहे विचारों से अनभिज्ञ राजा उससे कह रहा था, हमें आपसे इसी उत्तर की उम्मीद थी बांकेलाल जी। महामंत्री जी, उन चोरों के खोज कार्य में जो धन और सुविधा की आवश्यकता है वो बांकेलाल जी को खजाने से दे दी जाए। जी महाराज। महामंत्री आज्ञा दे देते हैं बांकेलाल की हर जरूरत को पूरा करने के लिए, क्योंकि बांकेलाल को चोरों को खोजने के काम में लगा दिया गया है। इस तरह बांकेलाल नगर के चोरों को खोज में निकल पड़ा। उल्लू राजा, भला यह भी कोई बात है? जिन चोरों को पूरे राज्य की सेना ना पकड़ सकी उन्हें मैं अकेला कैसे पकड़ सकता हूँ? राजा समझता है कि मेरे पास अलादीन का चिराग है, जो मैं चोरों को पता लगा लूंगा। अब बांकेलाल परेशान हो रहा है इधर अंदर ही अंदर। खैर मुझे क्या, राज्य की ओर से उन चोरों को खोज के लिए जो धन सुविधा मिलती है, क्यों ना मैं उससे मौज उड़ाऊं। बांकेलाल अपनी दिमाग चला रहा है। फिर चोरों की खोज के लिए प्रतिदिन राजा की ओर से मिलने वाले धन से वो खूब मौज उड़ाने लगे। वाह वाह, क्या नाचती है चमेली जान, बस दिन निकाल लेती है। बांकेलाल कोठे पे जाने लगा और मौज मस्ती करने लगा चोरों को ढूंढने के बजाय, क्योंकि खजाने की तरफ से उसे डेली का खर्चा मिलता है। और बांकेलाल ने खुश होकर उसे एक हार इनाम में दे दिया। हम तुम्हारे नाच से खुश होकर यह हार तुम्हें देते हैं, असली मोतियों का है, बहुत कीमती होगा। जो डांस कर रही थी वो बहुत खुश हो जाती है। और बांकेलाल सोच रहा है अपने बाप का क्या है, चोरों को पकड़ने के लिए जो धन मिल रहा है उसी से खरीदा है। बांकेलाल को बचपन में की गई शरारत के कारण शिव से ऐसा साथ मिला था कि जब भी वो
किसी का बुरा करने की कोशिश करेगा उस आदमी का हानि के बजाय लाभ होगा, और इसी चक्कर में बांकेलाल को भी थोड़ा सा लाभ हो जाएगा। बांकेलाल के संबंध में शुरू से जानने के लिए पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स बांकेलाल का कमाल और कर बुरा हो भला अवश्य पढ़े, ये दोनों वीडियो अवेलेबल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं वहां जाकर। इस तरह मौज उड़ाते हुए बहुत दिन हो गए, तो एक दिन बांकेलाल ने सोचा, अरे मौज मस्ती करते बहुत दिन हो गए, अब यहाँ से 9-11 हो लो बेटा बांकेलाल, नहीं तो राजा विक्रम सिंह ने किसी दिन अब तक का सब खाया पिया निकाल देगा। और यह सोचते हुए एक दिन बांकेलाल घोड़े पर सवार हो वहां से भाग निकला। जब वह नगर के बाहर बनी एक पुरानी इमारत के सामने से गुजर रहा था तो इमारत के अंदर से आती आवाजें सुनकर चौंक पड़ा। देखो रामू, मेरे पास 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं, उनमें से 1,500 स्वर्ण मुद्राएं मैं तुम्हें देता हूँ। वास्तव में वह पुरानी इमारत में एक पाठशाला था जिसमें अध्यापक बच्चों को गणित पढ़ा रहे थे, और यह 350 स्वर्ण मुद्राएं कालू को दे दी, तो बाकी अब मेरे पास 98,150 स्वर्ण मुद्राएं फिर भी बची है ना। मास्टर जी गणित का पाठ पढ़ा रहे बच्चों को, जबकि पाठशाला के बाहर खड़े बांकेलाल की आंखें एक नई शरारत के लिए चमक रही थी। हे भगवान, इस टूटी फूटी इमारत में 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं, मैं आज ही इस इमारत में झाड़ू फेर दूंगा, फिर 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं के हाथ लगते ही मैं किसी दूसरे राज्य में जाकर ऐश्वर्य से रहूंगा। बांकेलाल ने अपना ख्याली पकाव शुरू कर दिया। मन में भी विचार लिए बांकेलाल एक बार फिर आगे की ओर चल पड़ा। उस रात नगर के प्रत्येक स्थान पर सैनिक पूरी सतर्कता से पहरा दे रहे थे, लेकिन उन सैनिकों के नजर से अपने आप को बचाते हुए दोनों चोर चंपत और संपत सेठ जुगनू और हथिया के दुकान की ओर बढ़ रहे थे। थोड़ी देर बाद वे दोनों सेठ जुगनू और हथिया की दुकान पर छत से नकब काटकर उनकी दुकान के माल को साफ करने में लगे हुए थे। दोनों आगे छत काट के और सामान चुराने में लगे हैं। वाह भाई संपत, आज तो हमारी आशा से अधिक संपत्ति हमारे हाथ लगी है। हाँ भाई चंपत, अगर हम इस माल को लेकर चंपत हो जाने में सफल हो गए तो यह हमारे जीवन सबसे बढ़िया चोरी होगी, हमें माला माल कर देगी और हम फिर कभी चोरी नहीं करेंगे। और फिर जैसे वो दोनों चोरी का माल के साथ छत पे पहुंचेगी तभी एक सैनिक की नजर उन पे पड़ गई। दरोगा जी, वो सामने छत पे देखिए, वो दोनों कौन है। अगले ही पल जब दोनों ने उन सैनिकों को देखा, चंपत भाई खतरा, भागो। सैनिक को भी दोनों चोर दिख गए थे, चोरों को भी सैनिक दिख गए थे। एक खबरदार, कौन हो तुम लोग, नीचे उतर कर यहाँ आओ। सैनिक उससे बोल रहे दोनों चोर को। दोनों बगल वाली छत पे कूदते हुए भाग निकले। अब तक सैनिक छत पे पहुंचे। चोर एक छत से दूसरी छत पर फांदते हुए जल्दी जल्दी उनकी नजरों से ओझल हो चुके थे। उफ, पता नहीं कम वक्त कहाँ भाग निकले। हाँ दरोगा जी, अगर वो दोनों चोर हमारे हाथ लग जाते तो राजा की ओर से हमें अच्छा खासा इनाम मिल जाता, लेकिन चंपत और संपत तो भाग निकले। अभी दरोगा नेकचंद और सैनिक उन चोरों को निकल भागने पर अफसोस कर ही रहे थे तभी, नेकचंद, यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग। ओह महामंत्री धर्म सिंह जी, यहाँ इस समय। वो हम लोग नगर के उन्हीं मशहूर चोरों को पीछा कर रहे थे, लेकिन अफसोस वह हम लोगों को धोखा देकर निकल भागने में सफल हो गए। क्या, तो तुम लोगों ने उन चोरों को देखा है। जी हाँ हुजूर, वो दोनों चोर अभी भी इसी ओर भागे हैं। ठीक है नेकचंद, तुम लोग मेरे साथ उसी ओर चलो जिधर वो चोर भागे हैं। हमें यूं कि पहली बार उनका कोई सुराग मिला है, अतः हमें आसानी से हार न मानकर उनका पीछा नहीं छोड़ देना चाहिए। जी हुजूर। और फिर स्वयं महामंत्री नेकचंद और सैनिकों के साथ चोर की खोज में चल पड़े। इधर बांकेलाल आधी रात में नगर के बाहर वीराने में बनी पाठशाला की उस टूटी फूटी इमारत के सामने पहुंचा। हाँ, तो 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त करने के लिए अब मुझे इस इमारत में प्रवेश करना पड़ेगा। बांकेलाल को तो यही लगता है जो उसमें क्या कहते हैं इमारत के अंदर 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा है, जबकि वहाँ पे एक पाठशाला था जिसमें गुरुजी पढ़ा रहे थे। बांकेलाल पहुंच गया वहाँ। दरवाजा तो इस इमारत का कोई खास मजबूत मालूम नहीं पड़ता है, थोड़े से यत्न से खुल जाएगा। खैर देखता हूँ। दरवाजे के पास पहुंचकर बांकेलाल ने जैसे ही दरवाजे पे हल्का सा दबाव डाला, अरे यह तो पहले से ही खुला हुआ लगता है। अच्छा है, कुदरत भी इस चोरी में मेरी सहायता कर रहा है। अब शीघ्र ही मैं 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं का स्वामी होऊंगा। ही बांकेलाल मनी मन ख्याली पुकाव बनाते जा रहा है। इमारत के अंदर पहुंचकर आखिर ये कौन सा कमरा हो सकता है जहाँ 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं होंगी। और तभी ओह, यह सामने वाले कमरे के दरवाजे की झिरी से रोशनी बाहर आ रही है। मुझे देखना चाहिए कहीं इस इमारत के स्वामी जाग तो नहीं रहे। फिर दरवाजे की झिरी से कमरे का दृश्य देखते ही बांकेलाल बुरी तरह चौंक पड़ा। हे भगवान, यहाँ तो सोने के आभूषणों के भंडार हैं, और शायद उसके चौंकने के कारण ही दरवाजे पे हल्का सा दबाव पड़ा और दरवाजा खुल गया। कौन? हे भगवान, खतरा, भागो बेटा बांकेलाल, वरना तुम्हारी खैर नहीं। दोनों चोर उसी खंडहर में पुराने किले में छुपे हुए थे और अंदर चोरी के मालों का बंटवारा करते चंपत और संपत बांकेलाल को देखकर घबरा गए। तभी अरे यह भाग रहा है, चंपत भाई, होना यह कोई मुसाफिर था और यह हमारी ही बिरादरी का था। हाँ लगता तो यही है, लेकिन अब इससे इस तरह निकल भागने से हमें खतरा हो सकता है। इसे रोको। और अगले पल, ए रुको, खबरदार, भागने की कोशिश मत करो वरना मारे जाओगे। दोनों चोर बांकेलाल के पीछे भागते हैं, लेकिन जब बांकेलाल ने उनकी धमकी की परवाह नहीं की
तब संपत ने अपने कपड़े में छुपा खंजर निकाला। बचकर कहाँ जाएगा बच्चू, अभी देखता हूँ तुझे। और अगली पल संपत ने खंजर फेंक कर मारा। ओई! खंजर सीधा बांकेलाल को लगा। दरवाजे से बाहर निकलकर घायल बांकेलाल ने उस मुख्य दरवाजे के बाहर से कुंडी लगा दी। हाय बेटा बांकेलाल, जब तक इस इमारत के स्वामी किसी अन्य रास्ते या तरीके से बाहर निकले, जान बचानी है तो भाग ले यहाँ से, नहीं तो चोरी के अपराध में पकड़ा जाएगा। अब बांकेलाल को दूसरी टेंशन हो रही है। फिर बांकेलाल निकट ही खड़े अपने घोड़े की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी चोरों की तलाश में निकले महामंत्री वहां पहुंचे और बांकेलाल को देख के चौंक पड़े। अरे बांकेलाल, तुम और यहाँ इस समय? बुरे फंसे बेटा बांकेलाल, जब महामंत्री यहाँ पहुंच ही गया तो शीघ्र ही तेरी चोरी वाली योजना का पोल भी खुल जाने वाली है और तुझे लाख स्वर्ण मुद्राएं नहीं बल्कि कारागार की चक्की आटा पीसने को मिलेगी। क्या बात है बांके? और अरे तुम्हारे कंधे में खंजर, खून, तुम्हारा ये हाल किसने किया और क्यों? वो इमारत। अपनी चोरी की पोल खुलता देख भैंसे बांकेलाल के आंखों के सामने अंधेरा छाता चला गया और अगली पर अरे यह तो बेहोश हो गया। नेकचंद अभी बांकेलाल जी इस इमारत के बारे में कुछ संकेत करते हुए शायद कुछ बताना चाहते थे, लेकिन बीच में बेहोश हो गए। तुम इस इमारत में प्रवेश कर जानने की कोशिश करो कि बांकेलाल आखिर हमसे कहना क्या चाहते थे। जी हजूर। जबकि पाठशाला की इमारत के अंदर उफ, कमबख्त हमारे खंजर से घायल तो हो गया, लेकिन जाते जाते हमारे लिए मुसीबत पैदा कर गया। दरवाजा बाहर से बंद कर गया। अब क्या होगा? अब दोनों चोर फंसे हुए हैं अंदर। भाई चंपत, तू जल्दी से अंदर से सारी संपत्ति उठा ला, तब तक मैं इस दरवाजे को तोड़ने का यत्न करता हूँ। हाँ भाई संपत, अब हमारा यहाँ से जितनी जल्दी हो सके चंपत हो जाना ही ठीक है, क्योंकि मुझे वह घायल खतरे का अवतार मालूम होता है। फिर चंपत अंदर कमरे में पड़ा चोरी का माल लेने चला गया और संपत अपने कंधे के जोर से दरवाजा तोड़ने का यत्न करने लगा। धार धार और बाहर। अरे यह क्या? लगता है अंदर से कोई दरवाजा को तोड़ने का यत्न कर रहा है, लेकिन रात के इस समय भला कौन हो सकता है? सैनिक लोग भी चौंक जाते हैं कि ये दरवाजे अंदर से कौन तोड़ रहा है। फिर दरोगा नेकचंद के आदेश पर जब एक सैनिक ने दरवाजा पर लगी कुंडी खोली तो अरे मर गया मैं, भड़ाक। अंदर से चंपत उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा था, दोनों टकरा के वहीं गिर गए। अरे यह तो उन्हीं दोनों में से एक मालूम होता है जिसकी तलाश में हम लोग भटक रहे थे। क्यों, तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है? संपत बेटा, अब तेरे यहाँ से चंपत हो लेने में ही बड़ाई है। फिर संपत ने जैसे ही भागने की कोशिश की तो सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। भागकर कहाँ जाओगे बच्चू, अब तो मैं फंस गया चक्कर में। एक चोर संपत पकड़ा गया था जबकि दूसरा भी अंदर माल बटोर रहा था। तो तुम चोर हो, लेकिन तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है? जी वो तभी हुजूर, ये देखिए इसका दूसरा साथी, पकड़ लो इसे भी। इतने में दूसरा भी बाहर आ गया था लुटे हुए माल को लेके। नेकचंद, इन थैलों की तलाशी लो। फिर जब उन थैलों को खोलकर देखा गया तो हमारा संदेह ठीक ही निकला। तुम दोनों वही चोर हो जिसके कारण आजकल नगर की प्रजा और राजा की रातों की नींद उड़ी हुई है। मेरे ख्याल से तुम दोनों ने ही हमारे बांकेलाल जी को घायल किया है, जो अभी तक बेहोश पड़े हुए हैं। क्यों? जी हुजूर। सैनिकों, ले चलो इन दोनों को, कल सुबह इनको महाराज के सामने पेश किया जाएगा। और नेकचंद, तुम तुरंत बांकेलाल जी को उठाकर महल पहुंचाओ, इनकी तुरंत राजवैद्य से चिकित्सा करवानी है। जी हुजूर। फिर 2 दिन बाद जब बांकेलाल जी को होश आया, ओह शुक्र है भगवान का, बांकेलाल जी को होश आ गया। 2 दिन बेहोश रहा बांकेलाल। क्या लेकिन मुझे क्या हुआ था? और राजवैद्य जी आप? अचानक बोलते बोलते बांकेलाल के दिमाग को एक झटका सा लगा और अगली पल होश खोने से पहले का दृश्य उसके मानस पटल पर घूमने लगा, जब उसे चाकू मारा था डाकू और बेहोश हुआ था। तभी क्या सोचने लगे बांकेलाल? महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं चोरी, इसमें क्षमा मांगने की क्या बात है बांकेलाल? बेशक तुम चोरों को अपने हाथों से गिरफ्तार नहीं कर सके, लेकिन तुम्हारी प्रयत्न से महामंत्री उन चोरों को पकड़ने में सफल हुए। अब बांकेलाल चौंक गया। बांकेलाल को पता ही नहीं था क्या हुआ था। मगर बांकेलाल, हम जानते हैं कि तुम असाधारण विद्वान ही नहीं बल्कि एक बहादुर इंसान हो। उन चोरों के लिए तुम अपनी जान की बाजी लगा दी। वाह वाह, जवाब नहीं तुम्हारी कर्तव्य परायणता का। महाराज प्रशंसा किए जा रहे हैं। और राजा की पूरी बात सुनते ही बांकेलाल के मस्तिष्क में एक धमाका सा हुआ। अरे वाह, चोर सचमुच ही पकड़े गए। मैं तो यह सोचकर घबरा रहा था कि चोरी के माल के साथ मुझे ही चोर समझकर पकड़ लिया जाएगा। अरे जब ऊपर वाला मुझे छप्पर फाड़ कर दे ही रहा है तो मुझे लेने में क्या हर्ज है। बेटा बांकेलाल, चुपचाप झोली भरते रहो। बांकेलाल फिर से अपना दिमाग चलाने लगा है। क्या बात है बांकेलाल, इस समय तुम्हें ज्यादा तकलीफ महसूस हो रही है क्या? महाराज चिंतित हो रहे हैं। जी महाराज, कोई खास नहीं। बांकेलाल जी, आप तनिक भी चिंता न करें। मैंने अपने घर से संजीवनी सुधा रस मंगाया है, जिसकी 4 बूंद पीते ही आपके घाव न केवल भर जाएंगे बल्कि आपकी कमजोरी भी जाती रहेगी। राजवैद्य उसके लिए कुछ स्पेशल मंगाए हैं। हाँ भाई जी, बांकेलाल को कल तक पूर्ण स्वस्थ होना जरूरी है, क्योंकि कल नगर के कुछ व्यापारियों ने इन्हें सम्मानित करने के लिए एक विशेष समारोह का आयोजन किया है। ऐसा ही होगा महामंत्री जी। और दूसरे दिन बांकेलाल पूरी तरह स्वस्थ राज दरबार में नगर के व्यापारियों द्वारा आयोजित समारोह में बैठा था। सज्जनों, मैं महामंत्री धर्म सिंह विशालगढ़ राज्य तथा नगर के प्रतिष्ठित व्यापारियों की ओर से
माकेलाल जी को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने अपनी जान पर खेलकर न केवल व्यापारियों की चोरी गया धन वापस दिलवाया है, बल्कि इन्हीं के प्रयत्नों से चोर पकड़े गए। अतः मैं राज्य की ओर से बांकेलाल जी को 101 तथा नगर व्यापारियों की तरफ से 501 स्वर्ण मुद्राएं उपहार स्वरूप भेंट करता हूँ। बांकेलाल जी मंच पर आकर उपहार ग्रहण करें। बांकेलाल जी को स्वर्ण मुद्राएं मिल रहे हैं। उपहार लेते समय बांकेलाल सोच रहा था, कमबख्त, इस राजा से तो ये नगर सेठ ही अच्छे हैं जो मुझे 501 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दे रहे हैं। वाह बेटा बांकेलाल, वकाई तू तो मुकद्दर का धनी है। बांकेलाल की जय हो। सब इधर बांकेलाल की प्रशंसा कर रहे हैं और यह समारोह पूरी तरह समाप्त भी नहीं हुआ था कि तभी महाराज की जय हो। शीतलगढ़ के विशेष राजदूत आपके दरबार में पेश होने की इजाजत चाहते हैं। राजदूत को सम्मान के साथ यहाँ लाया जाए। विक्रम सिंह के दरबार में शीतलगढ़ राज का राजदूत आया है। फिर महाराज की जय हो। कहो राजदूत, कैसे आना हुआ? महाराज, हमारे महाराज विजेंद्र सिंह ने आपके अनुरोध किया है कि आप कुछ दिनों के लिए अपने राज अतिथि बांकेलाल जी को मेरे साथ भेज दें, क्योंकि इस समय हमें बांकेलाल की मदद की आवश्यकता है। बांकेलाल की मदद की आवश्यकता? राजदूत, तुम्हें जो कहना है साफ साफ कहो। महाराज, हमारी राजकुमारी स्वप्नलता को 10 सिंगों वाले एक राक्षस उठाकर ले गया है। बहुत यत्न करने के बाद भी हम उस राक्षस का पता लगा सकने में असफल रहे हैं, लेकिन हमारे महाराज को पूरा यकीन है कि बांकेलाल जी अवश्य राजकुमारी को राक्षस की कैद से मुक्त कराने में सफल होंगे। वो बेटा बांकेलाल, फिर एक नई मुसीबत। लगता है तेरी किस्मत में मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। इधर बांकेलाल परेशान हो रहा है करके एक बार फिर से मुसीबत में फंसने वाला है। उन दिनों बांकेलाल विशालगढ़ में ही नहीं, आसपास के सारे राज्यों में लोकप्रिय हो गया था। यह जानने के लिए पूर्व प्रकाशित राजकोष के लुटेरे कॉमिक्स अवश्य पढ़े। ये वीडियो भी अवेलेबल है हमारे चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। अवश्य राजदूत, हमें अपने मित्र के किसी काम आने पर बहुत खुशी होगी। और बांकेलाल, हमें विश्वास है कि तुम भी हमारी जुबान की इज्जत रखते हुए शीतलगढ़ अवश्य जाओगे। जी मैं। इससे पहले कि बांकेलाल कुछ कहता कि तभी महाराज, बांकेलाल जी और आपकी बात काट दें, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। क्यों बांकेलाल जी? धर्म सिंह जी बोल पड़े। जी हाँ महामंत्री, अब बांकेलाल करे तो क्या करे, हम तुमसे ऐसे ही उत्तर की आशा करते थे बांकेलाल। कमबख्त, मुझे मौत के मुंह में धकेल कर कैसे खुश हो रहे हैं सब। बांकेलाल की जय, बांकेलाल की जय। महाराज, मैं शीतलगढ़ जाऊंगा बस, लेकिन राजदूत के साथ नहीं, अकेले जाऊंगा। वह भी आज नहीं, कल जाऊंगा, जैसी तुम्हारी इच्छा। और फिर शीतलगढ़ के राजदूत उसी दिन वापस लौट गया और बांकेलाल दूसरे दिन पूरी तैयारी के साथ शीतलगढ़ की ओर चल पड़ा। ईश्वर तुम्हें हर बार की तरह इस बार भी सफलता प्रदान करे, महाराज बांकेलाल के लिए सोच रहे हैं। फिर लगातार यात्रा के बाद बांकेलाल जब एक घने जंगल से गुजर रहा था तो वाह, इतनी बढ़िया सुगंध, भला यह किस चीज की सुगंध हो सकती है? और कुछ दूर आगे बढ़ने पर आह अद्भुत, इतना सुंदर हिरन और हिरनी, अगर मैं इन्हें मार लूं तो इनकी खाल से मुझे अच्छी कीमत मिल सकती है। बांकेलाल फिर से अपना दिमाग चलाने लगा। मन में यह विचार आते ही बांकेलाल ने घोड़े की पीठ पर लटक रही दोनों तलवारें निकाली। तो अगर मैं एक साथ इन पर आक्रमण कर इन दोनों को ना मार सका तो हो सकता है इनमें से कोई एक भाग निकलेगा। और दबे दबे अंदाज में निकट घास चल रहे हिरन और हिरनी की ओर बढ़ा। ठीक उसी समय हिरनी और हिरन पर घात लगाए बैठाए एक शेर ने छलांग लगाई। अरे बाप रे! भयभीत बांकेलाल पलटा और बांकेलाल के पलटते ही उसकी दोनों तलवारें शेर के पेट में घुस गई। फिर, धन्यवाद मित्र, तुमने मेरे और मेरी हिरनी के जीवन की रक्षा की, अतः बदले में तुम्हें यह कस्तूरी देता हूँ जिसकी सुगंध से आगे सब सुगंधें छिप जाती है। हिरन बांकेलाल को कहता है। इतना कहकर हिरन ने अपने नाभि में से लगी कस्तूरी अपने मुंह से निकालकर बांकेलाल के सामने डाल। फिर शीतलगढ़ पहुंचने पर बांकेलाल को राजा द्वारा भव्य स्वागत हुआ। आओ आओ बांकेलाल जी, आपके आ जाने से मेरा खोया हुआ विश्वास पुनः लौट आया है। मुझे विश्वास है कि आप 10 सिंहों वाले उस राक्षस से मेरी बेटी को अवश्य मुक्त करा लाएंगे। महाराज उसकी प्रशंसा कर रहे। मूर्ख, मुझे क्या पड़ी है कि मैं तेरी बेटी के लिए अपनी जान मुसीबत में डालूं, जबकि बांकेलाल कुछ और ही सोच रहा है। जी हाँ महाराज, आपके विश्वास को ठेस न लगे इसका पूरा ख्याल रखूंगा। और फिर उस रात उस 36 प्रकार के स्वादिष्ट भोजन कराया गया। वाह क्या नीति है, बल्कि बकरे को खिला पिलाकर मस्त कराया जा रहा है। लेकिन मेरा नाम भी बांकेलाल है, निपट लूंगा इस राजा के बच्चे से भी। और दूसरे दिन दरबार में, बांकेलाल जी, उस राक्षस की खोज के लिए आपको जिस तरह की आवश्यकता हो हमें बताइए। महाराज, सबसे पहले तो मैं यह जानना चाहूंगा कि वो राक्षस राजकुमारी जी को उठाकर किस दिशा में ले गए हैं? उत्तर दिशा में, जंगल की ओर। ठीक है महाराज, आप मेरे साथ 500 सैनिक भेज दीजिए, मैं अभी राजकुमारी जी की खोज में निकलना चाहता हूँ। फिर 500 सैनिकों के साथ बांकेलाल राजकुमारी स्वप्नलता की खोज में उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। हे भगवान, सब कुछ हो, लेकिन मेरा सामना उस 10 सिंगे राक्षस वाले से ना हो, क्योंकि कुछ दिनों की तलाश के नाटक के बाद मैं यहाँ के राजा से क्षमा मांगकर अपनी जान बचा लूंगा। बांकेलाल ने वापस लौटने का अपना पूरा प्लान बना लिया है। और बांकेलाल अपने 5 सैनिक साथियों के साथ जंगल में कुछ आगे बढ़ाई था कि अगले ही पल, वाह मानव, आज तो भोजन खुद चलकर मेरे पास आया है। वाह वाह, आज तो मर गया 10 सिंगे वाला राक्षस। अभी बांकेलाल थोड़ा ही उड़ गया था, उसे 10 सिंगे वाला राक्षस से मुकाबला हो। देखते ही देखते किट किट उफ, राक्षस ने एक एक करके 5 सैनिकों को खा गया और अंत में
मुझे छोड़ दीजिए राक्षस राज, मैं आपको बहुत काम आऊंगा, एक बार आप मेरी जान बख्श दीजिए। पांचों सैनिकों को खा गया था राक्षस, बस माकेलाल बचा था, उसको भी दबोच लिया था। माकेलाल उससे बचने की पूरी कोशिश कर रहा है और अपना दिमाग लगा रहा है। तुम एक अदना सा इंसान हो, मेरे किस काम आओगे? जी राक्षस राज, मैं आपके भोजन के लिए प्रतिदिन 5 ऐसे ही हट्टे कट्टे सैनिक यहाँ पहुंचा सकता हूँ। हाँ, तुच्छ मानव, मुझे मूर्ख समझता है? मैं तेरी बातों में कदापि भरोसा नहीं कर सकता। राक्षस राज, मैं भगवान शिव की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं प्रतिदिन 5 सैनिकों को आपकी सेवा में हाजिर करूंगा। माकेलाल की बात सुनकर राक्षस सोचने लगता है, अगर यह अपने कथन अनुसार प्रतिदिन 5 मनुष्यों को यहीं ले आया करे तो मुझे अपने भोजन की तलाश में भटकना न पड़े। और अब चूंकि मेरा पेट भी भर चुका है तो क्यों न मैं इसकी बात मानकर इसे छोड़ दूं। यह सोचकर, ठीक है मनुष्य, मैं तेरी बात पर यकीन कर लेता हूँ, लेकिन ये याद रख, मुझे धोखा देने की कोशिश की मत करना, वरना राक्षस राज मैं आपको धोखा देने का कभी प्रयत्न नहीं करूंगा। इस तरह 10 सिंगे वाले राक्षस से अपनी जान बचाकर माकेलाल जब वापस राजमहल पहुंचा तो, आओ माकेलाल, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, लेकिन हमें तुम्हारे साथ वो 5 सैनिक नहीं दिखाई दे रहे थे जो तुम्हारे साथ गए थे। महाराज उसको अकेला देखकर पूछे थे, क्या सैनिक अभी तक वापस नहीं लौटे? माकेलाल ने चौंकने का शानदार अभिनय किया। तुम इस तरह चौंक क्यों रहे माकेलाल? 5 सैनिक तो तुम्हारे ही साथ थे, फिर वो तुम्हारे साथ नहीं लौटे तो इसका कारण भी तो तुम्हें ही मालूम होगा। जी महाराज, दरअसल वो हमारे जंगल में प्रवेश करते ही एक जोरों की आंधी चल पड़ी, फिर वो 5 सैनिक मुझसे बिछड़ गए और मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुंचने में सफलता प्राप्त कर पाया हूँ। ओह, पता नहीं वो सैनिक रास्ता भटक गए होंगे या किसी मुसीबत में फंस गए होंगे। खैर माकेलाल, तुम भोजन करके विश्राम करो, बाकी कल देखा जाएगा। माकेलाल ने बहाना बना दिया। दूसरे दिन दरबार में, सेनापति, हमारे 5 सैनिक वापस लौटे या नहीं? कल माकेलाल के साथ गए थे। जी नहीं महाराज। मूर्ख राजा, तुम्हारे वो 5 सैनिक अब उस दुनिया में पहुंच चुके हैं जहां से आज तक कोई नहीं लौटा है, और मैं धीरे धीरे तेरी सारी सेना भी वहीं पहुंचा दूंगा। हाँ, बड़ा आया था मुझे मौत के मुंह में धकेलने वाला। माकेलाल मस्त दिमाग लगा रहा है अपना। माकेलाल, तुम्हारा आज का क्या कार्यक्रम है? महाराज पूछते हैं। महाराज, मैं आज भी उस 10 सिंगे वाले राक्षस की तलाश में जाऊंगा, किंतु आज हम सिर्फ 6 लोग जाएंगे, यानी कि एक मैं और मेरे साथ 5 बहादुर सैनिक। सेनापति, तुम सेना के 5 बहादुर सिपाही माकेलाल के साथ भेज दो। जी महाराज। फिर माकेलाल 5 सैनिकों के साथ उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। काश इन्हें पता होता कि यह राजकुमारी की खोज में नहीं, मौत के मुंह में जा रहे हैं। माकेलाल फिर से झूठ बोल के 5 सैनिकों को लेकर चल पड़े। फिर माकेलाल सैनिक सहित जब राक्षस द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा तो, अरे जंगल में इतना सुंदर भवन, भला यह महल किसका हो सकता है? आओ देखें इसमें कौन रहता है। राजकुमारी, यह मेरे प्राणों से प्रिय तोता है, कोई इसकी तरफ टेढ़ी नजर से भी देखेगा तो मैं उसकी बोटी बोटी चबा जाऊंगा। अंदर से आवाज आ रही है, और राजकुमारी, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, लेकिन अरे यह क्या मानवगण, देखें कौन आया है मौत के मुंह में। अच्छा, तो महल में वो 10 सिंगों वाला राक्षस है और वो लता राजकुमारी है, साथ में एक तोता भी है। अगले ही पल 10 सिंगों वाला राक्षस, हाँ मानव, मैं तुमसे खुश हुआ, वाकई तुमने मेरे लिए उत्तम भोजन का प्रबंध किया है। ही राक्षसराज, मैं तो आपकी हमेशा ही ऐसी सेवा करने के लिए वचनबद्ध हूँ। आपका भोजन हाजिर है, भोजन कीजिए। ओह, धोखा? क्या धोखा? अब सैनिकों को समझ में आ रहा है माकेलाल उनके साथ धोखा क्या है। नहीं मानव, मैं इन्हें नहीं खाऊंगा, बल्कि मुझे अपने देवता शुंबा शैतान को प्रसन्न करने के लिए ऐसी 101 मनुष्यों की आवश्यकता है, ताकि मेरा देवता प्रसन्न होकर मुझे साधारण मानव सा आकार और इस राजकुमारी का अनुरूप सुंदर स्वरूप दे सके। अच्छा, 10 सिंगा राजकुमारी से शादी करने के लिए यह सब करना चाह रहा है अब, ताकि मैं इससे ब्याह कर सकूं। अतः मानव, अब तुम्हें मेरे लिए कल तक 100 मनुष्यों के यहाँ पर लाना है, समझे? 100? किंतु परंतु कुछ नहीं, कल तक तुम्हें 100 मनुष्यों के यहाँ पहुँचाना है, वरना मैं तुम्हें चबा जाऊंगा। जी राक्षसराज। माकेलाल जाने के लिए मुड़ा, किंतु तभी, धूर्त माकेलाल, विश्वासघाती, तूने हमारे महाराज के साथ और हमारे साथ विश्वासघात किया है, ईश्वर इसके लिए तुझे कभी माफ नहीं करेंगे। सारे सैनिक भी उसको कोस रहे हैं। नीच, तू मेरे पिताजी के साथ विश्वासघात कर रहा है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और इधर राजकुमारी शकुंतला भी क्रोधित हो रही उस पे। राजकुमारी, इससे पहले मेरे लिए 100 मनुष्य की व्यवस्था कर लेने दो, ताकि मैं सुंदर मानव जैसा हो जाऊं। फिर यदि तुम कहोगी तो मैं इसे कच्चा चबा जाऊंगा। मैं थूकती हूँ तुम पर और इस कमीने इंसान पे। थू। राजकुमारी दोनों पे गुस्सा हो रही है और थूक रही है। फिर वापस राजमहल लौटते हुए माकेलाल सोच रहा है, बेटा माकेलाल, राजकुमारी शकुंतला की जिंदगी तेरी मौत का पैगाम है, क्योंकि यदि राजकुमारी कभी राक्षस के कैद से बाहर निकलने में सफल हो गई या फिर राक्षस राजकुमारी से ब्याह करने में सफल हो गया, तो राजकुमारी राजा को तो तेरी मक्कारी की कहानी सुना देगी और फिर तेरे गले में होगा फांसी का फंदा। अब बांकेलाल को अपना अंत दिख रहा है। बस बेटा बांकेलाल, यह समझ ले कि तो राजकुमारी का जीवन तेरी मौत है और राजकुमारी की मौत तेरा जीवन। जल्दी से किसी तरह राक्षस के हाथों से राजकुमारी को ठिकाने लगा और फूट ले यहाँ से। जान बची तो लाखों उपाय, लेकिन राजकुमारी को मौत उस राक्षस के रहते नहीं हो सकता।
यदि मैं उस तोते के चुपके से मार दूं तो राक्षस समझेगा कि राजकुमार ने मारा है और वो फिर राजकुमारी को मार देगा। अरे वाह, वो मारा पापड़ वालेगा। अब कैसे भी वो बांकेलाल तो सोच रहा है कि राजकुमारी को मार दूं तो राजा तक खबर ना पहुंचे, वो जिंदा रह जाए, और उसको मारने के लिए वो तोता को मारने की सोच रहा है। फिर राजमहल पहुंचते हैं। यह क्या बांकेलाल, आज भी तुम अकेले वापस आए हो? हमारे वो 5 सैनिक कहाँ हैं जो तुम्हारे साथ गए थे? बांकेलाल फिर अकेले पहुंचा था। महाराज, आप उन सैनिकों की जरा भी चिंता न करें, उन्हें मैं 10 सिंगे वाले राक्षस की निगरानी में लगा आया हूँ। क्या, तो तुमने एक राक्षस को ढूंढ लिया? शाबाश, लेकिन तुम हमारी बेटी तो सुरक्षित है ना? जी महाराज, राजकुमारी जी ठीक है, और उम्मीद है कि कल तक मैं उसे राक्षस के चुंगल से मुक्त करा यहाँ लाने में सफल होऊंगा। हाँ, मुझे कल 100 वीर साहसी सैनिक की मदद की आवश्यकता है। ठीक है बांकेलाल, हम 100 सैनिक तुम्हारे साथ भेज देंगे। लेकिन बांकेलाल जी, अन्य 100 सैनिकों के साथ कल मैं भी आपके साथ चलूंगा। सेनापति बोलते हैं, यह तो बहुत ही अच्छा होगा। मूर्ख सेनापति, यदि तू स्वयं ही मौत के मुंह में जाना चाहता तो मैं क्या करूं? और बांकेलाल जबकि कुछ और ही सोच रहा है। दूसरे दिन, सेनापति जी, यही है 10 सिंगों वाले राक्षस का महल। आप लोग यहीं रुककर मेरे अगले आदेश का इंतजार करें। मैं अंदर जाकर स्थिति को देखता हूँ। बांकेलाल बोलता है, यदि मैं राक्षस के महल में चुपके से घुसकर इसके प्राणों से प्रिय तोते को मार दूं तो वह राजकुमारी को मार देगा, लेकिन मेरे भीतर घुसते ही उस मेरे गंध का पता चल जाएगा। तभी उसे अपने पास रखी कस्तूरी का ध्यान आया जो उसे वो हिरणी ने दी, और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वाह, बन गया काम। मित्र, यह कस्तूरी है जो जिसकी महक के सामने प्रत्येक महक का गंध छिप जाता है। फिर उसने अपने जेब में कस्तूरी निकाला और महल में चला गया। अंदर पहुंचकर, वाह, सामने वो कमरा है जिसमें राक्षस की प्राण प्रिय तोता है। ईश्वर मेरी मदद करना। बांकेलाल सामने वाले कमरे की ओर बढ़ा। बांकेलाल सीधा उस तोते को मारने की सोच रहा है, और उस महल के अन्य कमरों में, अरे यह तो कस्तूरी की सुगंध है। लगता है कोई हिरन मेरे महल में प्रवेश कर गया। हाँ तो राजकुमारी, बोल, तू मेरे साथ विवाह करने को तैयार है या नहीं? कदापि नहीं, थूकती हूँ मैं तुम पे। राजकुमारी उस पे गुस्सा हो रही है, जबकि वो उससे शादी करने की सोच रहा है। क्या तेरी है मजा? मन तो करता है कि तुझे अभी कच्चा चबा जाऊं। कहने के साथ ही राक्षस भयानक अंदाज में राजकुमारी स्वप्नलता की ओर बढ़ा। इधर बांकेलाल ने पिंजरा खोला, तोते को कसकर पकड़ा। उफ, यह क्या, ऐसा लगता है किसी ने मेरी कमर कसकर पकड़ ली हो। लगता है कोई मेरे प्रिय तोते तक पहुंचने में सफल हो गया है। राक्षस ने बाहर की ओर भागना चाहा, लेकिन भाग नहीं सका। यह रहस्य कोई नहीं जानता था कि उस तोते में राक्षस के प्राण छिपे हैं। अच्छा, तो यह बात थी। ठीक उसी समय बांकेलाल ने तोते को एक टांग तोड़ दी, और तोते की टांग टूटते ही राक्षस की भी एक टांग टूट गई। इसी तरह जमीन पर घिसता राक्षस बांकेलाल के पास पहुंचा। दुष्ट मानव, यह तूने क्या किया? फौरन इस तोते को छोड़ दे, वरना मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। उफ बेटा बांकेलाल, आज तेरी मृत्यु निश्चित है। इस राक्षस से तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और मारे भय के बांकेलाल बेहोश होकर जमीन पे गिरा, और उसे नीचे दबकर तोता मर गया। तोते के मरते ही राक्षस ने भी प्राण पेखेरु उड़ गए, क्योंकि इस तोते में ही राक्षस के प्राण थे। अरे यह राक्षस तो मर चुका है। लगता है राक्षस को मारने के चक्कर में बांकेलाल जी बेहोश हो गए। तो इसका मतलब है अब तक मैं इस युवक को बेकार ही गलत समझ रही थी। इसने तो वाकई राक्षस को मारकर कमाल कर दिया। अब सबको गलतफहमी हो रही है, क्योंकि बांकेलाल जो कर रहा था वो तो कर रहा था उल्टा, लेकिन हो रहा था सीधा। बांकेलाल को उठाकर शीतलगढ़ के महल में लाया गया। दूसरे दिन राजा विजेंद्र सिंह ने बांकेलाल को 500 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में देकर सम्मान सहित विदा किया। अरे वाह, इतने बड़े राक्षस को मारकर राजकुमारी को छुड़ाने के पुरस्कार बस 500 स्वर्ण मुद्राएं, जबकि बांकेलाल को इससे कहाँ खुशी मिलने वाली। इतने बड़े काम के लिए राजा को तो इस राजकुमारी से मेरा विवाह कर देना चाहिए था। ज्यादा ही सोचने लगा बांकेलाल। चल बेटा बांकेलाल, लोग तुझे मुकद्दर का धनी कहते हैं, लेकिन वास्तविकता में तू ही जानता है दूसरों के करोड़ों को लाभ होता है और तुझे ढेला मिलता है। अरे ऊपर वाले, आखिर कब तक धनवान बनने के चक्कर में यूं ही भटकता रहे। तो ये थी बांकेलाल की आज की प्रस्तुति, मुकद्दर का धनी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह कॉमिक्स अच्छा लगा हो। अगर बांकेलाल के इस कॉमिक्स का मजा आप लोगों को भी आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।